गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। पॉलिटी की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें राष्ट्रपति चल रहे थे और राष्ट्रपति में हमने पढ़ा राष्ट्रपति की शक्तियां। तो सामान्यतः इतना पढ़ लिया था हमने कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सामान्य शक्ति और एक आपातकालीन शक्ति। सामान्य शक्तियों में हमने पढ़ा विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। तो उसमें हमने कार्यपालिका को कंप्लीट किया था। विधायी शक्ति में से कुछ बात हम लोग कर चुके थे। क्या क्या बात कर चुके थे? सबसे पहले हमने देखिए विधायी शक्ति जो होती है उसको लेजिस्लेटिव पावर भी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्ति या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। सामान्यतः बात करें तो जो आपकी विधायी शक्ति है वह व्यवस्थापिका के संबंध में, व्यवस्थापिका के संबंध में राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है, उन शक्तियों को हम लोग किस में लेते हैं? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में लेते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है वो सत्र बुलाता है, जिसको पॉलिटी की भाषा में आहूत करता है, बुलाता है। उसके बाद सत्र अवसान करता है यानी समाप्त करता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया था कि आर्टिकल 85 जो है उसमें राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे भी कर सकता है, या अल्पमत में सरकार हो तो वो उसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। विधायी शक्तियों में ये पढ़ा। इसमें एक बात हमने पढ़ी थी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि जो संसद है उसका गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी 3 लोग मिलकर इसका गठन करेंगे। तो वो उसका क्या पार्ट है, अंग है कौन? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बिना संसद का निर्माण ही नहीं हो सकता। इसीलिए संसद क्या काम करती है, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है वो काम क्या करती है? तो आपको पता है हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग का काम करती है, विधि निर्माण का काम करती है। और इस विधि निर्माण में वह जो कानून बनाती है, जैसे लोकसभा ने पारित किया और फिर उसके बाद वह राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा ने पारित करने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा और उस विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता। ये आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत उसके सामने 3 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। या तो वह आते ही विधेयक पर क्या करेगा? हस्ताक्षर कर देगा। तो जैसे हस्ताक्षर किए तो वो विधेयक क्या बन गया? कानून बन गया। दूसरी स्टेप ये आती है कि राष्ट्रपति ने उसको पढ़ा विधेयक को और उन्हें लगा कि ये विधेयक सही नहीं है और उसमें अपनी तरफ से कुछ संशोधन कर दिया, नोट डाल दिया और वापस जिस सदन में आया उस सदन को वापस भेज दिया। तो एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा सकता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा। और ये कब कर दिया गया? 44 अमेंडमेंट 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी की सरकार आई थी, उन्होंने ऐसा कर दिया कि राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा वही विधेयक वापस आता है संशोधन सहित या वैसा जैसा था, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। सामने पढ़ लिया। उसके बाद तीसरी बात हमने कहा कि कई बार राष्ट्रपति क्या करता है, उस पे कभी हाँ या ना, न तो हस्ताक्षर करे और न क्या करे, वापस लौटाए और वह उसको निलंबित कर दे, या ये कहें कि उसको देरी करना चाहता हो, उसकी मंशा ये हो कि इससे कहीं राष्ट्र हित को नुकसान हो रहा है। तो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, इसीलिए लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, इसीलिए वो उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो ऐसे जो विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति अपने पास रख लेते हैं उन्हें भारत में जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो भी कहते हैं, जेबी वीटो भी कहते हैं। और 1986 में हमने ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में ये पढ़ लिया था। डाक बिल विधेयक तो जो राजीव गांधी सरकार ने भेजा था उसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वापस नहीं भेजा और अपने पास ही रख लिया। ये जेबी वीटो का पहला प्रयोग था। इसके बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ चीजें जो और रही हैं वो आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग व्यवस्थापिका संबंधी। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो लोकसभा में
यानी व्यवस्थापिका मतलब पार्लियामेंट। तो लोकसभा में क्या पावर है राष्ट्रपति को, तो लोकसभा में राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। ठीक है, देखिए 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, जो जब भी लोकसभा नई गठित होगी तो 2 सदस्य इनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब ये एंग्लो इंडियन होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। एंग्लो इंडियन की परिभाषा अगर आप बात करें तो एंग्लो इंडियन उस समुदाय को कहा जाता है जो इनको लिया क्यों गया है। देखिए यहाँ आप ये सोचिए कि काफी लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत, यानी गुलाम रहा, और ऐसी स्थिति में जो अंग्रेज यहाँ आए उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली थी, जैसे कि आप जानते हो, और वो यहीं बस गए थे। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में कुछ लोग यहाँ भारत में रहने लगे, तो उनका अपना एक समुदाय बन गया। तो एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन का अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। जैसे आप लोग कहीं पढ़ते हैं, कोई किससे सुनते हैं तो वो बोलते हैं एक विदेशी एक देशी, इस तरह का बात करते हैं। लेकिन हकीकत में वास्तव में क्या है एंग्लो इंडियन, तो इसको आप लोग पढ़ें तो ये है कि अगर माता कहाँ की भारतीय और उसका पिता कौन हो, यूरोपियन हो, यानी इंग्लैंड को बिलोंग करता हो, अंग्रेज हो, यानी माता भारतीय और पिता अंग्रेज को यहाँ अगर परिभाषित किया गया तो अभी नया शब्द यूरोपियन आ गया, यूरोपीय देशों से हो, जिसको आप लोग अंग्रेज कह सकते हैं। जैसे पहले तो ब्रिटेन ही था, इंग्लैंड, उसमें यूरोप जो है वहां से जो जिसको हम लोग अंग्रेज कहते हैं, अगर पिता वहां का हो और माता भारत की हो, उनसे पैदा होने वाली संतान एंग्लो इंडियन संतान कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पिता हो और भारत की माता हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ यूरोपीय देश की बात करी गई है और यूरोपीय में अंग्रेज की बात करी गई है, तो उनसे पैदा होने वाली संतान को हम क्या कह सकते हैं, एंग्लो इंडियन कह सकते हैं। तो अब से जब से देश आजाद हुआ, जब से लोकसभा का गठन होने लगा है, जैसे कि आपको पता है इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा से पहले 16वीं लोकसभा तक एंग्लो इंडियन था। कब तक, 16वीं लोकसभा तक। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर बात करें 17वीं लोकसभा में, तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस एंग्लो इंडियन को हटा दिया। ये बहुत नई करंट की अपडेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज की स्थिति में क्या है, अभी एक 26वां संविधान संशोधन बिल आया था, जो कि संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन 2019 में। उसके तहत ये कर दिया गया कि ये जो एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत किया जाता था इसको हटा दिया गया, और ये कहा कि इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इनका कोई औचित्य नहीं बनता। और आज स्थिति ये है कि एंग्लो इंडियन जो है वो भारत की लोकसभा में मनोनीत नहीं है, जबकि 16वीं लोकसभा तक ये परंपरा पड़ी हुई थी कि 2 सदस्य, 543 का चुनाव होता था, जनता के द्वारा सीधा चुनाव होता था, और 2 सदस्य आप लोग यूं पढ़ते थे 543 + 2 बराबर, वर्तमान में संख्या कितनी है, 545 है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये कहती है कि ये 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन थे, इन एंग्लो इंडियन को अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, जहां SC ST का जो आरक्षण था उसको बढ़ा के 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, वही इनके आरक्षण को, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ था कि एंग्लो इंडियन को हर 10 वर्ष बाद में बढ़ाया जाएगा उसके साथ में ही, लेकिन इसमें इस संशोधन को नहीं लिया गया और ये संशोधन नहीं किया गया, और अब हमेशा हमेशा के लिए इसको हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को। तो ये आपको एक नया अपडेट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और बात करें राज्यसभा, ये तो लोकसभा की बात हुई, अब बात करें हम लोग राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या प्रावधान है, राज्यसभा का आर्टिकल 80 का सेक्शन 3 में लिखा हुआ है
कि राष्ट्रपति 12 सदस्य, कितने सदस्य? राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करेगा और वो 12 सदस्य कौन से होंगे? देखिए यहां से प्रश्न पूछा गया अभी, जो आपकी 2018 की जो आरपीएससी हुई, उस 2018 की आरपीएससी जो जनवरी 2020 में आयोजित की गई थी, उसका अभी रिजल्ट आया। वहां पॉलिटी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह किस क्षेत्र के होते हैं, उनका क्रमानुसार चाहिए। तो वहां पे प्रश्न ये आया था, ए कहा गया कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। पहला दिया गया कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। दूसरा बी जो था वो था साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। और तीसरी बात करी गई साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। और डी जो दिया गया वो था साहित्य, समाज सेवा। मान लीजिए समाज सेवा, ऑप्शन बदल सकता है इसमें, समाज सेवा, कला, विज्ञान। तो यहां आप देखिए अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, तो आजकल देखिए प्रश्नों का ट्रेंड इस तरह से बनने लग गया है। ये कभी नहीं सोचा होगा आपने कि आपने अभी तक जो पढ़ा है किताब में, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इस तरह से पढ़ा हो, तो आपके अनुसार इसमें ऑप्शन क्या होगा? आप जरा सोचिए कि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो इस फील्ड के क्या होते हैं, इस क्षेत्र के विशेष उपलब्धि वाले होते हैं। विशेष उपलब्धि या योगदान होता है इनका, इन लोगों का, उन लोगों को डायरेक्ट राष्ट्रपति सांसद बनाता है, मनोनीत करता है। तो यहाँ अभी तक आपने उत्तर सोच लिया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दे सकते हैं जब आप क्लास देखें, उसके बाद मिलान करें तो आपको टाइम मिल गया। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो पॉलिटी है उसकी या आरपीएससी ने जो आंसर माना है, वो आरपीएससी ने क्या माना है? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। जबकि हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, यूं थोड़ा सा रटा रखा है हमने। तो स्थिति ये बनती है कि इस तरह से भी छोटी छोटी चीजों को भी यहाँ बारीकी से पूछा गया है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं आज से 3 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं जो विशेष उपलब्धि वाले होते हैं, जो कि साहित्य, लिटरेचर, साइंस यानी आप लोग वैज्ञानिक कह सकते हैं, आर्ट और समाज सेवा विशेष उपलब्धि वाले। इसमें आप लोग ये कह सकते हैं जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति जी ने सचिन तेंदुलकर को, रेखा, इस तरह से आपका जो मेरी कॉम है उनको भी यहाँ मनोनीत किया हुआ है। तो वहां आप लोग यहाँ फील्ड का नाम जो है खेल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कला लिखा हुआ है, आर्ट यानी वो क्रिकेट खेलते हैं इसका मतलब वो भी एक कला है, वो गायन या नृत्य करता है इसका मतलब वो भी एक कला है, या किसी प्रकार का खेल खेलता है तो यहाँ कला में इसको ले लिया गया। समाज सेवा में आप लोग जैसे अन्ना हजारे हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं, अभी तक नहीं किया गया लेकिन कर सकते हैं कि उसका विशेष उपलब्धि रही हो, या समाज सुधार के रूप में है तो राष्ट्रपति वो पब्लिक के सामने नहीं जाना चाहते, राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन ऐसे लोगों का देश को लाभ मिले संसद में बैठकर, वह अपनी जो भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है वो दें। साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में साइंटिस्ट कोई है और उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हैं, ऐसे लोगों को भी संसद में, क्योंकि संसद में बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने अनुभव से देश को लाभ दे रहा है, यानी वो कानून निर्माण में भागीदारी दे सकता है। तो यहाँ आपने बात करी। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो प्रश्न क्या बन सकते हैं, देखिए यहां से प्रश्न ये बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं आप लोग, संसद में राष्ट्रपति
कितने सदस्य मनोनीत करता है, कितने सदस्य मनोनीत करता है? ऑप्शन है आपका ए 12 सदस्य, बी 14 सदस्य, सी 2 सदस्य और डी आपका है 16 सदस्य मान लीजिए। तो अब आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न सुनिए पहले, संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो यहां देखिए ये लोकसभा और ये राज्यसभा, एक संसद, ये भी संसद है ना, ये दो संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ प्रश्न आया संसद, ऐसे नहीं पूछा लोकसभा में कितने सदस्य, ऐसे नहीं पूछा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने, यहाँ प्रश्न क्या पूछा कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो आपका उत्तर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, उत्तर क्या होगा? ए है 12, क्या 12 होंगे या बी 14 या सी या डी? देखिए तो यहां आप ये प्रश्न का उत्तर देते समय ये सोचिए, अगर 16वीं लोकसभा तक पहुंचता है, आपने जैसे उत्तर 14 दिया होगा तो उत्तर 14 गलत है, उत्तर 12 आएगा, क्योंकि आज की स्थिति में वर्तमान में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है वो नहीं है, इसका मतलब राज्यसभा में ही है। तो संसद में 12 सदस्य आएंगे। और इससे पहले अगर बात करें, ये प्रश्न अगर पहले पूछा जाता तो वहां 14 उत्तर माना गया है और ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न भी अभी आ रहे हैं। तो ये हुआ आपका इससे संबंधित जो बातें थी वो आपने देख ली। अब देखिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि और क्या क्या हम लोग विधायी शक्तियों में ले सकते हैं। तो इसमें हम लेंगे कि राष्ट्रपति और कौन कौन सी बातों को पूर्ण करते हैं। तो यहां देखें, एक राष्ट्रपति जब भी नई लोकसभा आती है उसके बाद में जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति भी उनको शपथ दिलाते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं वो, इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है उस शपथ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जैसे ही नई लोकसभा बनकर आई उसके बाद उस समय लोकसभा स्पीकर नहीं होता, लोकसभा स्पीकर अपने में से ही चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को स्पीकर चुनते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जिसको कहते हैं, लोकसभा स्पीकर नहीं होता। राष्ट्रपति सबसे पहले किसकी नियुक्ति करता है? प्रोटेम स्पीकर की, यानी अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हो, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करने के बाद में अस्थायी अध्यक्ष क्या करता है? अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति ही, मतलब ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सदस्यों को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि, तो यहाँ प्रतिनिधि के रूप में कौन है? प्रोटेम स्पीकर है। और प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? कौन बनाते हैं? किनको बनाते हैं? जो वरिष्ठ होता है, वरिष्ठतम और अनुभवी। यहाँ वरिष्ठतम और अनुभवी का मतलब यहाँ ये है कि जैसे जो जीत कर गया है वो काफी लंबे समय से, जैसे 10वीं लोकसभा 10 बार सांसद बन गया हो, ऐसा कोई आदमी हो, या 9 बार सांसद बन गया हो, तो एक तरह से वो वरिष्ठतम है और उन्हें अनुभव है। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर, और उनका काम क्या है? जो भी लोकसभा के नए सदस्य बन गए, जब तक लोकसभा स्पीकर का चुनाव नहीं होता तब तक वो उनको शपथ दिलाता है, और जैसे ही लोकसभा का नया अध्यक्ष चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा स्पीकर, इनका काम खत्म हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर कुल मिला के 1 दिन के लिए भी हो सकता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा और देखिए आप आर्टिकल 123, इसके बारे में आपने सुना होगा, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जिसको आप लोग कह सकते हैं, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस अंग्रेजी बोले तो ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है? देखिए यहां आप देखिए अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश एक तरह से पहले तो ये समझिए आप कि कब लाया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो,
ठीक है। दूसरी बात, परिस्थितियां ऐसी आ गई हों, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि तुरंत हमें क्या चाहिए, कानून की आवश्यकता है, कानून की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश एक तरह से कानून की तरह प्रभावी होता है। देखिए, एक तरह से कानूनी है, अध्यादेश भी क्या है, एक कानूनी है। कब आता है अध्यादेश? अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो आता है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, आर्टिकल 123 आपको ध्यान रखना, 123 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कब करता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी? जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सदन नहीं चल रहा हो, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उस कोरोना काल में अगर आपको विधि की आवश्यकता होगी, कानून की आवश्यकता होगी, बहुत जरूरी हो गया कि अब हमें कानून बनाना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और परिस्थिति ऐसा पैदा हो गई है कि हमें तुरंत देश को कानून की आवश्यकता है, तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एज एक कानून की तरह प्रभावी होता है और वह कानून बन जाता है, यानी लागू हो जाता है। कितनी अवधि के लिए? अब देखिए आगे आपका प्रश्न होगा कि कितने समय के लिए, तो कितने समय के लिए हम बात करें तो यहां देख लें 6 सप्ताह में उसको संसद में अनुमोदन कराना होगा, नहीं तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ ये पूछा जा सकता है कि संसद के सत्र शुरू होने से कितने समय तक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जो है वो क्या होता है, प्रभावी रहता है? तो 6 सप्ताह या 42 दिन। अब रही बात ये कि मान लीजिए आज जैसे आप देखिए कि आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर को अगर अध्यादेश के जरिए, क्योंकि अभी नहीं चल रहा है लोकसभा राज्यसभा संसद नहीं चल रहा, 8 सितंबर को अगर अध्यादेश जारी होता है और सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया और दिसंबर में मान लीजिए 8 दिसंबर को आपकी क्या चली, संसद चली, तो आप सोचिए कितना समय चला गया इसमें। तो ये कोई 6 सप्ताह थोड़ी हुआ, लेकिन अभी तो आपकी संसद चल ही नहीं रही ना, इसलिए ये 6 महीने तक हो सकता है। 6 महीने के भीतर इसका प्रभाव रहेगा। 6 महीने के भीतर अगर पारित नहीं होता तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो संसद का सत्र अगर चल रहा है तो यहाँ आपका 6 सप्ताह आएगा, और अगर नहीं चल रहा है तो आप रखेंगे कहाँ, इसलिए वहां 6 महीने का हो गया। जैसे यहाँ आप लोग 8 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चले गए, आप 4-5 महीने हो गए, अभी कोरोना से संसद चल ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में 6 अधिकतम, यहाँ क्या लिखा जाए, अधिकतम अवधि किसकी, अध्यादेश की कितनी होगी, 6 माह। अधिकतम अवधि 6 माह और संसद के सत्र चलने वाले से कितना होगा, 6 सप्ताह। तो यहाँ कई बार प्रश्न पूछा गया, 6 सप्ताह भी दे दिया, 6 माह भी दे दिया, 1 वर्ष भी दे दिया, इस तरह का दे दिया जाता है। वहां पर आपको थोड़ा सा शब्दों का फेर समझना है कि संसद के सत्र की बात आ जाए तो वहां 6 सप्ताह या 42 दिन हो सकता है, और अवधि की बात आएगी अधिकतम अवधि या अधिकतम अवधि ये। और अगर ये जैसे ही सत्र शुरू हुआ उसमें रखा जाएगा और दोनों सदनों ने उसको पारित कर दिया तो एज ए कानून फिर से कानून बन जाएगा, नहीं तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी आज की क्लास में, इतना ही। देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक और बचा है विधायी शक्ति में, अगली क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।